आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। अब बिहार में राजनीति की एक अब अलग नई दिशा हो गई है। राजग की सरकार बन गई है। अब बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इसी सप्ताह विस्तार हो जाएगा, संभव है 20 को हो या फिर सत्र के बाद होगा। तो अब तो राजनीति लोकसभा चुनाव की गरमाएगी। लोकसभा चुनाव की भी घोषणा होनी है अगले माह। पहले सप्ताह में 8 से लेकर 15 के बीच में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो सब कुछ लोकसभा चुनाव को ही लेकर तो पूरी राजनीति यहाँ जो रद्दोबदल हुआ है, बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ आ गए हैं। अब एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के बारे में जहाँ कहा जाता है कि क्या वो फिर इस गठबंधन से जाएंगे। लालू प्रसाद ने जो बात कह दी कि उनका दरवाज़ा तो नीतीश के लिए खुला रहता है। अब नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि अब इस सब चक्कर में मत नहीं जाना है किसी को, हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। अब तो लोकसभा चुनाव के लिए देखिए, आज ही दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के साथ चुनाव तैयारी में पूरी पार्टी जुट जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव में जो वहाँ कोई लगभग 12,000 कार्यकर्ता पूरे देश भर से जुटे और उसमें चुनाव के जीतने का मंत्र बताया जाएगा। इस चुनाव में भाजपा ने अकेले 370 सीट जीतने की ठानी है, लक्ष्य रखा है और सहयोगी के साथ मिलकर 400 से पार इस बार मोदी सरकार इसी नारे के साथ चुनावी जंग में कूदने जा रही है। तो हमें तो बिहार की चर्चा के लिए आपके सामने बैठा हूँ कि बिहार में क्या होगा। लोकसभा की 40 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में तो बिहार में राजग का डंका बजा था। तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, अब फिर साथ हो गए हैं। भाजपा 17 सीट लड़ी थी, 17 सीट सभी 17 सीट जीती थी। नीतीश कुमार 17 सीट लड़े थे, 16 सीट जीते थे। एक सीट कांग्रेस के खाते में किशनगंज सीट मिली थी। अब बिहार का चुनावी फिजा क्या है, क्या होगा। नीतीश जी जब इधर आ गए हैं, भाजपा और जदयू ने तो ठानी है कि हम फिर सभी 40 सीट जीतेंगे। इस बार लालू प्रसाद का फिर खाता नहीं खुलेगा, ऐसा दावा है राजग का। और सचमुच पिछली बार भी तो राजद का खाता खुला नहीं था। जब भाजपा साथ नहीं आई थी तो 40 में 10 सीटों की पहचान की थी बीजेपी। ये हमारे लिए कमज़ोर सीट है। जो 2019 के चुनाव में जो आंकड़ा सामने आया था उसमें भाजपा की दृष्टि से वो कमज़ोर सीट मानी थी। अब पूरे देश भर में ऐसी 161 सीटें हैं। भाजपा का लक्ष्य है कि उसमें हम कम से कम 67 सीट यदि जीत जाएंगे तो जो 370 का हमारा आंकड़ा है, जो अभी हम लोकसभा में 303 सीट जीते हुए हैं, वो आसानी से लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अब जब नीतीश जी इधर आ गए हैं तो अब तो बीजेपी और जदयू के लिए, दोनों के लिए चुनौती है कि न सिर्फ जीती हुई सभी 39 सीट पर फिर जीत कायम करना, बल्कि और सीट जो खो चुकी थी किशनगंज, उस पर भी जीत हासिल करना। आपको यह भी याद करना होगा कि लोकसभा के पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने कुर्बानी दी थी। 5 जीती हुई सीटें छोड़ दी थी, 22 उसके सांसद थे। और इस बार क्या होगा। इस बार तो लगता है कि नीतीश कुमार को भी भाजपा के लिए कुर्बानी देनी पड़ सकती है। जैसे पिछली बार 5 लोकसभा की सीट बीजेपी छोड़ी थी नीतीश जी के लिए, इस बार जदयू को भाजपा के लिए कम से कम 5 सीट छोड़नी होगी। मतलब अभी जो 17 सीट में 5 सीट तो बीजेपी को छोड़नी होगी, 12 सीट जदयू के लड़ने का आसार दिख रहा है। अब वो कौन 5 सीट छोड़नी होगी। देखिए 7-8 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी की नज़र है कि वो अब इस बार हम खुद लड़ें। उसमें लोजपा वाली भी सीट है, जो पिछली बार लोजपा 6 सीट जीती थी, उसमें भी कुछ सीटें हैं। तो एक नज़र ज़रा सा आप जाने कि वो कौन सी सीट है। अब आइए, नवादा सीट है। नवादा में अभी लोजपा के चंदन सिंह एमपी हैं। भाजपा अमित शाह वहाँ गए थे, उन्होंने वही घोषणा की थी कि इस बार इस सीट के लिए भाजपा खुद लड़ेगी। वैशाली सीट है जो लोजपा की सीट है। अभी बीना देवी वहाँ एमपी हैं
भाजपा वहाँ खुद लड़ना चाहती है। मुंगेर की सीट है जहाँ अभी ललन सिंह सांसद हैं जदयू के, उस सीट पर भी बीजेपी की नज़र है। और इस प्रकार फिर आप यदि कहें तो गया सीट है। अब गया में तो इस बार जीतनराम मांझी साथ हैं, वो जीतनराम मांझी लड़े या उनके बेटे सुमन लड़े, तो वो तो जदयू को, जो मैंने अब कुर्बानी की बात की है कि जदयू को 5-7 सीट की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, वो ये सब सारी सीटों की मैं गिनती कर रहा हूँ। अब बीजेपी के नज़र में जो कमज़ोर सीटें हैं उसमें सुपौल है, उसमें वाल्मीकि नगर है, पूर्णिया है, कटिहार है, और अब इन सीटों की अदला बदली होगी या फिर बीजेपी, फिर एक सीट है सीतामढ़ी भी। अब सीतामढ़ी में तो पिछली बार जो बीजेपी के नेता थे सुनील कुमार पिंटू, वो जदयू के टिकट से लड़े थे, जीत भी गए थे। हालांकि उस सीट के लिए नीतीश कुमार ने पहले ही बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके लिए वो सीट की घोषणा कर रखी है। तो एक तो नीतीश कुमार को एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस बार के चुनाव में उन्हें 5 सीट की कम से कम कुर्बानी देनी होगी, और वहीं बीजेपी के लिए भी है कि कम से कम 8 से 10 उनके जो सिटिंग सांसद है उनको भी बेटिकट होना है। अब उसमें जो प्रमुख नाम अभी सामने दिख रहे हैं उसमें राधा मोहन सिंह है मोतिहारी से, इस बार शायद उम्र के कारण उनको भी टिकट मिलने की कम ही आसार दिख रहे हैं। फिर महाराजगंज से सिग्रीवाल हैं, छपरा से राजीव प्रताप रूडी हैं, इन पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद हैं जो इतना मजबूत मंत्री थे, आखिर उनको ड्रॉप किया गया तो ये आसार होगा कि लगता है कि अब पार्टी में उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। एक सीट वह भी है जहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं ऋतुराज सिन्हा, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को उसी हिसाब से नर्स कर रहे हैं कि उन्हें लड़ना है वहाँ से चुनाव। अब तो पार्टी को तय करना है कि वहाँ कौन होगा। अब पूर्णिया भी सीट है जो अभी जदयू की सीट है, वहाँ पप्पू यादव भी पूरे दमखम से इस बार फिर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो महागठबंधन के उम्मीदवार बनते हैं या खुद अपनी ताकत के बूते लड़ते हैं, वो तो अब देखना होगा। उसी तरह से एआईएम ने इस बार न सिर्फ किशनगंज, जहाँ से एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान वो लड़ेंगे, 5-7 सीट और लड़ने वाली है एआईएम, उसमें कटिहार भी, पूर्णिया भी, अररिया भी, दरभंगा मधुबनी भी ऐसी सीट हैं जहाँ से कि एआईएम के कैंडिडेट लड़ सकते हैं। अब जब महागठबंधन से नीतीश कुमार बाहर हो गए हैं तो पहले तो था कि कांग्रेस को 4-5 सीट मिलेगी, वहाँ भी है कांग्रेस 10-12 सीट कम से कम लड़ना चाहती है। और उसमें वो कौन कौन सीट हो सकती है? औरंगाबाद, सासाराम, काराकाट भी, वहाँ डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं उनके पूर्व एमएलसी, जो कि भी तपेश्वर सिंह जो बिहार के सहकारिता सम्राट कहे जाते थे उनके सुपुत्र हैं। और वो काराकाट जो क्षेत्र है कभी वो विक्रमगंज कहलाता था, वहाँ से वो 2 बार एमपी हुए थे, तो इस बार वहाँ डॉक्टर अजय भी लड़ने की पूरी तैयारी में लगे हैं। अब बक्सर की सीट, भागलपुर की सीट, कुछ ये सीट है जहाँ की जदयू बीजेपी के बीच भी सीट की अदला बदली हो सकती है, फिर वहाँ कौन लड़ेगा ये भी एक चर्चा है। तो कुल मिला कर अब गिरिराज सिंह की सीट है, वो इस बार शायद उनको वो लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, उनके कारण ये भी एक झंझट है कि वो लड़ेंगे या उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुल मिला कर बिहार में जो अभी राजनीतिक परिदृश्य है, अब सभी दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे, चुनाव की घोषणा होगी, और उसमें महागठबंधन में भी सीट का तो बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि वहाँ भी अब तो राजद को तय करना है कि कांग्रेस को नीतीश कुमार के हटने के बाद थोड़ा सा उनकी कांग्रेस के लिए उम्मीद बढ़ गई है कि जहाँ वो 9 सीट 10 सीट की दावा कर रही तब तो 12-14 भी सीट मिल जाए, वो तो 15 सीट तक लड़ने की बात कांग्रेस कह रही है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस बार फिर अब कितनी सीटों के लड़ती है। वाम दल में माले, जिसको पहले से चर्चा थी कि वो आरा और सिवान लड़ने की बात है, लेकिन अब पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी का भी अभी जो तेवर है, अब वो राजद से तो लगभग बहुत दूरी हो गई है उनकी, और ये लगता है कि शहाबुद्दीन समर्थकों के कारण राजद को कहीं उस क्षेत्र में खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए फिर एक बार चर्चा हो रही है कि दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी को इस पाले में लाया जाए। खैर अब वो अभी एआईएम की करीब होती दिख रही हैं, तो
कुल मिला कर जो राजनीतिक परिदृश्य है, चाहे वो छपरा हो, गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, बेतिया हो, एक वाल्मीकि नगर की सीट है। अब जहाँ से चर्चा है कि वहाँ इस बार जदयू शायद वो सीट छोड़नी पड़ सकती है। वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा भी दावेदारी कर रहे हैं, वो खुद भी उनकी काराकाट की सीट पहले रही है। और एक सीट वो जहानाबाद की सीट है, जो जदयू की सीट है। वो इस बार तो जदयू के लिए कठिन होगा, बहुत कम वोट से वहाँ चंद्रवंशी जीते थे, वो विवाद में भी रहे हैं। अब वहीं राजद के लिए भी वो जहानाबाद की सीट बड़ा महत्वपूर्ण है, सुरेंद्र यादव वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो एक परिदृश्य मोटा मोटी अभी यही है। अब कटिहार की सीट है, वहाँ जदयू के अभी गोस्वामी हैं सीटिंग, शायद इस बार उनको टिकट मिलने से रहा। जो 16 सांसद हैं जदयू के, उसमें भी मुझे लगता है कि 50% सांसदों को टिकट नहीं मिलने जा रहा। वही है बीजेपी के साथ। और राजद और कांग्रेस में तो कहीं कोई बहुत मुश्किल ही नहीं है। अब इस बार बेगूसराय से फिर सीपीआई लड़ना चाहती है, और वहाँ से तो ये एक परिदृश्य भी मुझे लगता है कि अब आज जो बीजेपी का महाधिवेशन दिल्ली में समाप्त होने के साथ, और प्रधानमंत्री जो बीजेपी के लोगों के लिए जीत का मंत्र देंगे, उसके हिसाब से अब पूरी ताकत से बीजेपी लग जाएगी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी अगले महीने बिहार आ रहे हैं वो, और वो जो बेतिया उनका कार्यक्रम टला था, और अभी चुनाव की घोषणा के पहले एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का होना लगभग तय दिख रहा है। उसमें कई केंद्रीय योजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। तो अब एक पूरा चुनावी सरगर्मी तेज होने जा रही है। और जब ये संयुक्त तो साझा सरकार आ गई है बीजेपी जदयू की, तो उसके लिए तो बिहार में कुछ कर दिखाना है। नीतीश कुमार जो बिहार में अब तक कांग्रेस के नेतृत्व में सभी विरोधी दलों को एकजुट कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, अब तो बीजेपी को पूरी ताकत देने के लिए उनके सामने भी चुनौती है। तो अभी लोकसभा चुनाव की आहट और एक क्या चुनावी परिदृश्य बन सकता है, इस संबंध में आपके सामने एक अभी जो अपडेट सूचना है आपको अवगत कराया है हमने। आप द न्यूज़ बर्ड्स को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें देकर हमें आगे जो आपके साथ चर्चा करें उसमें कुछ ऐसे सुझाव होंगे तो मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपके उस सुझाव को, जो सचमुच में लगता है कि चुनाव के संबंध में अब मुद्दा तो जो भी होगा बिहार में वो एक अलग होगा कि नीतीश कुमार तो अभी बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराए थे, आरक्षण बढ़ाए हैं, ये मुद्दा होगा। बीजेपी का सीएए का मुद्दा होगा, प्रधानमंत्री की 10 साल की उपलब्धियां होगी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मुद्दा है, और फिर इस तरह से 3 तलाक का मुद्दा है। मतलब बीजेपी के पास तो जो इस बार नरेंद्र मोदी का काम, नाम और फिर चेहरा, और फिर उसी तरह से यहाँ एक जो सामाजिक समीकरण बना है, जब नीतीश कुमार इस पाले में आ गए हैं तो अब पिछड़ों की गोलबंदी तो एक बड़ा कठिन दिखता है। दूसरी ओर जो राजद का M-22 समीकरण है, और उसमें AIM की जो संधमारी होगी, तो ये देखना होगा कि राजद किस हद तक अपने उस M-22 समीकरण को बचा पाता है। और इस बार तो उसे शून्य से शिखर पर जाने का एक अवसर था। ये चुनौती राजद के सामने भी कम नहीं है। इसलिए आप फिर द न्यूज़ बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।